जताई थी कि घोषणा हो सकती है, लेकिन वो घोषणा नहीं हुआ। तो हमारे कर्मचारियों में एक निराशा आई है और महासंघ ने निर्णय लिया है कि हम इस महीने हम एक भौतिक बैठक लेंगे और उसके बाद जो आगामी जो शीतकालीन सत्र होगा उस सत्र में एक बड़े आंदोलन की आगाज़ कर भी कर्मचारी जो है छूटेगा नहीं, सारे कर्मचारी का नियमितीकरण होगा। इसमें एक संशय ये भी रहता है कि प्लेसमेंट और ठेका कर्मचारियों का होगा कि नहीं होगा। तो मैं इन सभी साथियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि प्लेसमेंट कर्मचारी और संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं, इन सभी का नियमितीकरण के लिए जो योजना जो बनाई गई है या कमेटी जो गठित की गई है वो सभी के नियमितीकरण के लिए है। इस आपको बताना चाहूँगा, मुझे भी ये जानकारी है कि कई विभागों से जानकारी नहीं जा रही है, तो उसके लिए जोहार दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बहुत चहल पहल है। चहल पहल इसलिए है कि राज्योत्सव मनाया जा रहा है, आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि 3 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम को बढ़ाकर 6 दिन कर दिया गया, अभी 2 दिनों तक और चलेगा। इसी बीच कर्मचारियों का क्या हाल है, अनियमित कर्मचारियों का क्या हाल है और बूढ़ा तालाब पे जो धरना दे रही है उनका क्या हालचाल है, वो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ, बराबर लेकर आ रहा हूँ कि उनकी हालत क्या है और किस प्रकार से वो धरना दे रही हैं। इसी बीच अनियमित कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि जो अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण का है उनका कहाँ तक है, और लगातार ये आशंका जताया जा रहा था कि राज्योत्सव में कुछ ना कुछ इनका होगा, लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। उसी को लेकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो 45,000 अनियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण का मामला है वो क्या है, कहीं फिर भ्रामक स्थिति तो नहीं है या कहीं हवा तो नहीं दिया जा रहा था। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि किस प्रकार से ये चीज़ें जो है निकल कर आ रहे हैं कि 45,000 कर्मचारियों का नियमितीकरण को बाज़ाब्ता आपने वीडियो बना के खुशी भी इजहार किया, इसके मामले में पूरा हमको बताइए। पहले तो द बोल इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये बूढ़ा तालाब धरना स्थल का कोई भी आंदोलन होता है, जो संघर्ष करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी आवाज़ बन के द बोल इंडिया हमेशा आगे रहा है। बिना निष्पक्ष जो आपकी पत्रकारिता है उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। रही बात हम मुखिया जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उनके ऊपर एक आशा और विश्वास की नज़र से प्रदेश के 1,80,000 अनियमित कर्मचारी देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर वो हमारे नियमितीकरण की घोषणा करेंगे। जैसा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से ही पता चला था कि 45,000 कर्मचारियों का नियमितीकरण की सौगात मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी इसकी ओर आगे वीडियो भी जारी किया था। इस ओर मैंने महासंघ की ओर से मैंने एक बधाई और एक हर्ष की बात भी बताते हुए ये एक संभावना जताई थी कि घोषणा हो सकती है, लेकिन वो घोषणा नहीं हुआ। तो हमारे कर्मचारियों में एक निराशा आई है और महासंघ ने निर्णय लिया है कि हम इस महीने हम एक भौतिक बैठक लेंगे और उसके बाद जो आगामी जो शीतकालीन सत्र होगा उस सत्र में एक बड़े आंदोलन की आगाज़ कर सकते हैं, उसकी एक तैयारी हम कर रहे हैं। सीधा सा सवाल है, आपको क्या लगता है कि नियमित ये जो 45,000 कर्मचारियों का नियमितीकरण का है वो नियमित होंगे कि नहीं होंगे? जी बिल्कुल, नियमितीकरण 100% होने वाला है। ये ना केवल घोषणा पत्र का विषय है। अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे जो राज्य हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, पंजाब में लगभग 30,000 कर्मचारियों का नियमितीकरण वहाँ किया गया है। जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान, वहाँ अशोक गहलोत जी ने 36,000 कर्मचारियों का नियमितीकरण किया है। 50,000 के आसपास कर्मचारियों का हमारे बगल के पड़ोसी राज्य उड़ीसा में पटनायक जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर दिवाली से पहले ये तोहफा दिया है। तो निश्चित तौर पे नियमितीकरण ऐसा नहीं है कि कभी हो नहीं सकता या नहीं होगा वाली बात नहीं है। ये 45,000 जो कर्मचारियों का जो घोषणा हुआ, कहीं ना कहीं से सूत्रों के हवाले से पता चला था, बाज़ाब्ता हमने उसको तुरंत लिया और चलाया भी। आपको क्या लगता है कि कब तक ये नियमित होंगे कर्मचारी? क्योंकि जो अनियमित कर्मचारी 1,80,000 कर्मचारी हैं जो सब मिला कर हैं, वो जानना चाहते हैं इस चीज़ को कि हम नियमित होंगे तो कब होंगे। जी देखिए, किसी भी राज्य सरकार को 5 बजट पेश करने का मौका मिलता है सरकार में, और 4 बजट माननीय मुख्यमंत्री जी पेश कर चुके हैं। ये बजट जो आने वाला है, आम बजट जो फरवरी में पेश होगा, फरवरी मार्च में पेश होगा, ये अंतिम बजट है। और चूंकि नियमितीकरण बजट का भी विषय है, हमने जो अभी आंदोलन किया था, आपने देखा होगा 1 सितंबर से 7 सितंबर तक एक अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज़ किया था।
और उस आंदोलन में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने किस प्रकार से संघर्ष किया। चाकूबाजी की घटना से लेकर सरकारी बस से कुचलने का प्रयास किया गया। हमारे साथियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता अपनाया है, अपने हक और अधिकार जायज़ मांगों को लेकर लगातार लड़ते रहते हैं, तो उसका ही एक परिणाम निकला कि एक जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी का एक पत्र जारी होता है और उस पत्र के माध्यम से सभी विभागों से जानकारी भी मंगाई जाती है और उसके बाद ये 45,000 लोगों के नियमितीकरण का जो न्यूज़ है वो भी सूत्रों के हवाले से चीज़ें बाहर आती है। कई चीज़ें ये निकल कर आ रही है कि कई विभागों के कर्मचारियों का जानकारी मंगाई ही नहीं गई है, तो उन लोगों का क्या होगा और ये जो जिनकी मंगाई गई है जानकारियाँ, उन लोगों का कब तक निराकरण हो पाएगा? जी, आपको बताना चाहूँगा, मुझे भी ये जानकारी है कि कई विभागों से जानकारी नहीं जा रही है, तो उसके लिए महासंघ की ओर से हम लगातार जिन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हमसे जब संपर्क करते हैं तो हम उनके विभाग प्रमुख और सचिव लोगों को हमारे महासंघ की ओर से पत्र लिखते हैं और उस महासंघ के पत्र पे संज्ञान भी लिया जाता है और उसके बाद जो छूटे हुए डिपार्टमेंट हैं उन सारे डिपार्टमेंट से जो है जानकारी आगे प्रेषित भी की जा रही। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कर्मचारी जो है छूटेगा नहीं, सारे कर्मचारी का नियमितीकरण होगा। इसमें एक संशय ये भी रहता है कि प्लेसमेंट और ठेका कर्मचारियों का होगा कि नहीं होगा, तो मैं इन सभी साथियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि प्लेसमेंट कर्मचारी और संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं, इन सभी का नियमितीकरण के लिए जो योजना जो बनाई गई है या कमेटी जो गठित की गई है वो सभी के नियमितीकरण के लिए है। इसमें कोई भी वर्ग छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा एक उदाहरण के माध्यम से आप इस चीज़ को समझिएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन या राष्ट्रीय हेल्थ मिशन को बोले, अगर शॉर्टकट में बोले तो दोनों का नाम NHM होता है। लेकिन जब राज्य सरकारों में मेन पावर सप्लाई की बात आई है, मेन पावर रखना था, तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है वहाँ पर जो कर्मचारी रखेगा वो संविदा से रखेगा। वही राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो था उसमें जो कर्मचारी को रखना था उसको प्लेसमेंट से रखा गया। तो देखिए, अगर एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है लेकिन राज्य सरकारें अपने हिसाब से उसको जिसको प्लेसमेंट में रखना है प्लेसमेंट में रखी, जिसको संविदा पे रखना है संविदा पे रखी। एक उदाहरण मैं आपको और बताना चाहूँगा जिससे आपको और हमारे साथियों को भी क्लियर होगा। स्वच्छ भारत मिशन का नाम आपने सुना होगा। स्वच्छ भारत मिशन देश की एक महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है। इस योजना में ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भी चलता है और स्वच्छ भारत मिशन शहरी चलता है। इसमें बताना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है उसमें जो एम्प्लाई होते हैं, उस योजना को रन करने के लिए जो एम्प्लाई होते हैं, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्लेसमेंट के माध्यम से रखा गया है और जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जो कर्मचारी होते हैं उनको संविदा पे रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकारें निर्धारित करती है कि किसको संविदा पे रखना है, किसको प्लेसमेंट पे रखना है, ठेका पे रखना है। इस तरीके के जो अलग अलग सिस्टम बनाया जाता है ताकि नियमितीकरण की मांग ये लोग ना कर पाएं। एक चीज़ लगातार ये देखा जाता है कि जो ठेका के कर्मचारी हैं, जो अनियमित कर्मचारी हैं, जिस समय बहाली होता है उस समय तो आ जाते हैं, लेकिन 1 साल जॉब करने के बाद 6 साल जॉब करने के बाद लोग फिर से जिस बंधनों पे उनको रखा जाता है उसके खिलाफ आ जाते हैं कि हमको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में रखा जाए, संविलियन किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। तो उस जिस समय नौकरियों की बहाली होती है उस समय उसी शर्त और नियमों पे मंजूरी दे के वो आ जाते हैं। तो इस पे आपका थोड़ा सा स्पष्टीकरण। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इस पे 2 उदाहरण के माध्यम से आपको जवाब देना चाहूँगा। देखिए, एक संगीतकार है हमारे, अदनान सामी जी, नाम सुना होगा आपने। वो हमारे पाकिस्तान से आते हैं लेकिन वो भारत आए और यहाँ 8-10 साल रहने के बाद उनको भारत की नागरिकता मिल गई ना। लगातार अगर वो हमारे इंडिया में रहते हैं, कोई भी विदेशी आके यहाँ रहता है तो उसको नागरिकता मिल गई ना। मतलब लगातार अगर आप कंटिन्यू किसी चीज़ में है तो आपको नागरिकता मिली। दूसरी बात, हमारे ही कई साथी यहाँ पर आसपास हैं या शहरों के किनारे, सड़क के किनारे वो घर बना लेते हैं, नजूल की ज़मीन मिलती है, बाद में स्थायीकरण सारा चीज़ होता है ना। मतलब आप लंबे समय तक अगर किसी ज़मीन पे कब्जा करके भी रखते हैं तो सरकारें समझती है कि भाई इन्होंने अपना आशियाना बना लिया है, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। लोक कल्याणकारी काम करने के लिए राज्य सरकारें होती है, केंद्र सरकारें होती हैं। तो जब इन चीज़ों पे हो सकता है और तो हम जो कर्मचारी जो लगातार विभाग में सेवा दे रहे हैं, अपना जो गोल्डन पीरियड, हमारा जो 20 साल से 30 साल के बीच का जो एज होता है, किसी भी व्यक्ति के गोल्डन एज ऑफ टाइम रहता है उसके
किसी भी फील्ड में जाने का, उस गोल्डन पीरियड को हम अगर किसी डिपार्टमेंट में लगाते हैं, उस डिपार्टमेंट में खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं, तो क्या हमारा हक और अधिकार नहीं है क्या? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या छत्तीसगढ़ में इससे पहले नियमितीकरण या संविलियन नहीं हुआ है क्या? शिक्षा कर्मियों को संविलियन का एक उदाहरण देख लिए। तो ये चीज़ें हुई है, कोई नया चीज़ हम नहीं मांग रहे। और जन घोषणा पत्र में अगर कांग्रेस पार्टी ने रखा है तो उसको पूरा करना होगा। तो घोषणा पत्र में इन्होंने वादा भी किया था, घोषणा भी किया था, फिर 4 साल बीत गए और लगातार आप लोग समय दर समय आंदोलन भी करते हैं। अगर सरकार की रवैया सही नहीं रहा तो फिर आगे आप लोग की रणनीति क्या रहेगी? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एक उम्मीद थी 1 नवंबर राज्य स्थापना के दिवस हमें कुछ सौगात मिलेगी, वो उम्मीद हमारा टूट चुका है। तो जिस प्रकार से ये उम्मीद टूटा है, तो महासंघ के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि हम नवंबर महीने में एक भौतिक बैठक करेंगे और दिसंबर महीने में जो शीतकालीन सत्र होने वाला है, हो सकता है कि वो अनिश्चितकालीन का भी प्लान हम कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम जब अनिश्चितकालीन करते हैं तो वो आर पार की लड़ाई होती है। चाहे 2018 में हम लोगों ने एक अनिश्चितकालीन आंदोलन किया था, 15 हमारे आगे आंदोलन पे उतारू होंगे। जी जी, हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो, हमारे लोगों को जेल के अंदर डाला जाए या कोई भी प्रकार की कार्रवाई की जाए, हम इससे डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी जायज़ मांगे हैं, उसे पूरा करवा के रहेंगे। तो मेरा इनसे बात करने का यही ध्येय था कि क्योंकि कर्मचारी जो अनियमित हैं, संविदा है, वो असमंजस में हैं कि हमारी मांगे कब पूरी होगी। लोग लगातार कमेंट बॉक्स में पूछते भी हैं कि हमारी मांगे अगर राज्योत्सव में घोषणा होना था तो क्यों नहीं हुई। तो इनको सुनिए। और दूसरी बात ये है कि सरकार कहीं ना कहीं लड्डू देती है, कहीं ना कहीं एक हवाबाजी करती है, वही काम अभी तक कर्मचारियों के साथ होता आया है। आगे क्या रहेगा, आगे किस प्रकार से सरकार की नीतियों में बदलाव आती है, कर्मचारियों के लिए क्या करेगा, फिर मैं लेकर आऊँगा आप तक। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं द बोल इंडिया, मैं हूँ इम्तियाज़।